Hello everyone, my name is Navdeep, your economics teacher, and we are doing Indian Economic Development of Class 12. I started chapter number 8, Employment, in my previous video. I have covered in my previous video who is worker, types of workers that are self-employed, hired workers, casual and regular workers, and labor supply, labor force, workforce, difference between all, unemployment rate and participation rate also. And in my today's video, I will cover jobless growth and some other topics. So, what is jobless growth? There are two type of growth. One is jobless growth and other is inclusive growth. What is the difference between both inclusive growth and jobless growth? इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, इंक्लूसिव वर्ड बना इंक्लूड करने से. इकोनॉमिक ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है. एक तो वो हो सकती है ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, मतलब ग्रोथ का मतलब ही होता है ग्रोथ तब ज़्यादा होगी जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा हमारी कंट्री में. और प्रोडक्शन दो तरीके से ज़्यादा हो सकता है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को लगा के, दूसरा बेटर टेक्नोलॉजी के थ्रू. अगर तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करवा के, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को लगा के प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है, तो उस टाइम पे ग्रोथ होगी. अपनी ग्रोथ के साथ साथ जो कुछ अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारी कंट्री की ग्रोथ में. तो ये वाली ग्रोथ को बोला जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें इंक्लूड हैं जो अनएम्प्लॉयड पीपल पहले रह गए थे या जो पुअर पीपल हैं वो भी इंक्लूड है. ठीक है, तो अगर ग्रोथ हो रही है ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू तो उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ. और अगर लेबर को ना मतलब लेबर के कंट्रीब्यूशन के बिना हम कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आए जो पहले से ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है, जिससे बेटर प्रोडक्टिविटी हमें मिल रही है, तो अगर टेक्नोलॉजी के बेटर होने से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसमें हमने और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड नहीं किया, तो उस टाइम पे ग्रोथ तो अपनी होगी, पर ये जो ग्रोथ होगी ये जॉबलेस ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें जो कुछ अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया है. सो आई होप it is clear to you what is the difference between jobless growth and inclusive growth and what is mean by inclusive growth and jobless growth. Okay, now the question arises, why are we relying more on technology and less on employment? कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रिलाई क्यों कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर कम क्यों कर रहे हैं, मतलब हम टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा क्यों भाग रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट की तरफ कम क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में एमएनसीज़ का ज़्यादा कंट्रोल हो गया. और जो एमएनसीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, इनके पास पैसा ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये इस चीज़ का यूज़ करती हैं. और हमारी जो इंडियन कंपनीज़ होती हैं इनको इनके साथ कम्पीट करना होता है एमएनसीज़ के साथ, तो इसलिए ये भी उन्हीं के पैटर्न पर चलती हैं और ये भी टेक्नोलॉजी ड्राइवन जो पैटर्न है उसको अडॉप्ट करती हैं, जिस वजह से हमारी कंट्री में जो ग्रोथ होती है वो जॉबलेस ग्रोथ होती है. हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा रिलाई करते हैं और एम्प्लॉयमेंट पर कम. उसके बाद है कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में. कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो डेली वेजेस बेसिस पर काम करते हैं, जिनका टेम्प्रेरी वर्क होता है, कोई रेगुलर परमानेंट वर्क नहीं होता, और इन लोगों को ग्रेचुइटी फंड एंड पेंशन ये सारे बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं. तो हमारी जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो लोग एक्चुअल में वर्क कर रहे होते हैं उसको हम वर्क फोर्स बोलते हैं. अगर ये जो हमारी वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स में अगर कैजुअल वर्कर्स की परसेंटेज बढ़ती जाए तो उसको हम बोलेंगे कैजुअलाइजेशन हो गया. ठीक है, तो कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, लार्ज परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन वर्क फोर्स एंड देयर नंबर इज ट्रेंडिंग अप.
अब यहाँ कुछ डेटा दे रखे हैं, या आप वीडियो को पॉज करके खुद रीड कर सकते हो, डेटा में कुछ भी समझाने वाला नहीं है. Now, this topic you can read from here. Nothing is for explaining in this. Now, what is mean by informalization? तो सबसे पहले इनफॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए आपको दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, इनको समझना पड़ेगा. एक होता है फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या आता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो आते ही आते हैं, इसके अलावा पब्लिक एंटरप्राइजेज और वो वाले प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी आते हैं जहाँ पर 10 या 10 से मोर वर्कर्स वर्क करते हैं. तो ये सारे फॉर्मल सेक्टर के अंडर आते हैं. ठीक है, इनके फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारा काम किया जाता है. इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में जितने भी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर 10 से कम पीपल वर्क कर रहे हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे. पर अगर कोई ओनर है, उसका खुद का बिजनेस है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको हम इनफॉर्मल में नहीं लेके आएंगे. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड को या फिर जो फार्मर है अपने खुद के फील्ड में काम कर रहा है, उसको हम इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं लेके आएंगे. बाकी जितनी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस है जहाँ पर 10 से कम वर्कर काम कर रहे हैं, वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे. इनके कोई फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस वगैरह नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में. फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब जो होता है ये सब मिलता है. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स को ये सब नहीं मिलता. और फॉर्मल सेक्टर में अगर किसी वर्कर के इंटरेस्ट को वायलेट किया जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारे लेबर लॉज होते हैं. पर इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हार्डली कोई ऐसा एक्ट होता है इनफॉर्मल सेक्टर के लिए. तो ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए एक मिनिमम वेजेस एक्ट जो हमें सुनने को मिल जाता है, बस, और कुछ नहीं है. मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या होता है कि कम से कम इतनी दिहाड़ी, इतने वेजेस तो मिलने ही चाहिए एक वर्कर को. और क्या डिफरेंस है इसमें, फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं वो इकट्ठे होकर ट्रेड यूनियंस भी बना सकते हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, फिर वो लोग स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं. पर इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता. और जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरिटी तो होती ही नहीं है ना. तो यहाँ क्या होता है कि जब ज़्यादा ज़रूरत है, सीज़न चल रहा होता है काम का, आप बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन वगैरह होती है, बूम पीरियड होता है, उस टाइम पे ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर लिया जाता है, इन सबको काम इजीली मिल जाता है. और जब डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती है तब इनको फायर कर दिया जाता है. पर जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लोग रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं. तो ये डिफरेंस हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में उनके वर्कर्स में. अब हम बात कर रहे थे इनफॉर्मलाइजेशन की. तो इनफॉर्मलाइजेशन क्या है, जैसे कैजुअलाइजेशन का क्या मीनिंग था, वर्कफोर्स में कैजुअल वर्कर्स का ट्रेंड ज़्यादा होना, वैसे यहाँ पे है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है वर्कफोर्स में इनफॉर्मल वर्कर्स का ऐड ज़्यादा होना, उनका ट्रेंड ज़्यादा होना. ठीक है, और जो फॉर्मल सेक्टर है उसका कम होना. तो अब यहाँ पे आपको बताया गया कि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जो इनफॉर्मलाइजेशन है ना, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो वर्कफोर्स में ज़्यादा हो गई हैं. ऐसा क्यों है, क्योंकि 1991 में LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो तब से क्या है, कोई लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज अपनी खोल सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं. तो इन सब के कारण अब लोग इनफॉर्मली काम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के. तो इस वजह से इनफॉर्मल वर्कर्स का ट्रेंड अब ज़्यादा हो गया वर्कफोर्स में. इसी को ही इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स बोला जाता है. ये आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, ट्रेंड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो. फॉर्मल सेक्टर देखो कितना कम यहाँ पे शो हुआ है और इनफॉर्मल कितना ज़्यादा शो किया हुआ है. उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट. अब दो वर्ड होते हैं, देखो, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट. दोनों में फ़र्क होता है, दोनों सेम नहीं होते. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि
कोई पर्सन है वो काम करना चाहता है, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है ना, जितनी दिहाड़ी मिल रही है या जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है उस पर वो काम करना चाहता है, विलिंग है, और वो एबल भी है, इस लायक भी है कि वो काम कर सकता है, पर उसको काम मिल ही नहीं रहा करने को, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे वो अनएम्प्लॉयड है, उसकी सिचुएशन को हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। पर अगर एक पर्सन वो फुल डे काम कर सकता है, वो एबल है फुल डे काम करने के, और वो विलिंग भी है, इच्छा भी रखता है पूरा दिन काम करने की, पर उसको पार्ट टाइम जॉब ही मिली है सिर्फ, ठीक है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड होगा, उसकी सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, कि काम कर तो रहा है पर अपनी एबिलिटी से कम कर रहा है। यहाँ पे एक आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि एक पीएचडी होल्डर है, तो वो किसी अच्छी पोस्ट पर काम करने के एबल है और विलिंग भी है, पर उसको एक छोटी मोटी कोई पोस्ट मिली है, कोई क्लर्क वगैरह की, या ऐसी कोई छोटी मोटी पोस्ट मिली है काम करने के लिए, तो हम उसको भी अंडर एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी से, अपनी विलिंगनेस से कम काम कर रहा है, कम उसको काम मिल रहा है करने को, ठीक है, तो वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो दोनों में डिफरेंस है, जब काम मिल तो रहा है पर एबिलिटी और विलिंगनेस से कम मिल रहा है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, पर यहाँ आपकी बुक में सिर्फ 2 ही टाइप के आपको दिए हुए हैं, एक तो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है यहाँ पे हमें छुपी हुई, डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छुपी हुई, हमें देखने में तो ऐसा लगेगा कि वो पर्सन काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, पर वो एक्चुअल में होते अनएम्प्लॉयड हैं, वो छुपे हुए अनएम्प्लॉयड लोग आप बोल सकते हो उनको, जो दिखाई नहीं देते हमें कि वो अनएम्प्लॉयड है, पर होते वो अनएम्प्लॉयड ही हैं। फॉर एग्जांपल कि एक फील्ड है, उसके ऊपर पहले 2 पर्सन काम करते थे, और उस फील्ड पर काम करने के लिए मतलब उस फील्ड पे इतना ही प्रोडक्शन होता है कि उसको 2 पर्सन ही संभाल सकते हैं, वही उस पर काम करके उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं जनरेट, ठीक है। तो अब वो 2 पर्सन जब काम करते थे तो 6 मंथ बाद उनको इनकम हो जाती थी 40,000, तो दोनों में 20,000 बढ़ जाती थी। अब उनके जो बच्चे थे वो भी जवान हो गए, दोनों का एक एक लड़का था, तो वो भी उनके साथ काम करने लग गए। अब सेम फील्ड पे 4 पर्सन काम कर रहे हैं, 4 पर्सन, तो कमाई तो उतनी ही होनी है, क्योंकि फील्ड से जितना आउटपुट जनरेट होना है वो तो उतना ही होना है, चाहे 2 पर्सन काम करें चाहे 4 करें, काम ही 2 का था वैसे भी। तो जब वो 4 लोग भी लग गए काम करने, तो भी उनको 6 मंथ बाद टोटल 40,000 ही मिल पा रहा है उस प्रोडक्शन को बेच के। तो अब ये जो 40,000 है, ये चारों पर्सनस में 10,000 के हिसाब से बढ़ जाएगा। अब टोटल इनकम तो पहले भी 40,000 थी, अब भी 40,000 ही है, तो एक हिसाब से 2 पर्सन तो ऐसे आइडल है ना, वो सिर्फ दिख रहा है कि काम कर रहे हैं, पर उनकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई तो नहीं ना हो रही। फैमिली की इनकम पहले भी 40,000 थी, अब भी 40,000 ही है, तो उन 2 पर्सन को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। और इस सिचुएशन को जब हमें देखने में लग रहा है पर्सन काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो जनरेट कुछ नहीं कर रहे हैं, ना इनकम ना प्रोडक्शन, तो उसको हम, उस सिचुएशन को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम होने के कारण ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा अराइज होती है, ठीक है। उसके बाद है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जैसे मान लो कि हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, तो वहाँ पे अब अगर कोई फार्मर सिर्फ पूरे साल में एक ही फसल उगा रहा है, एक ही क्रॉप उगा रहा है, राइस ही उगा रहा है, तो राइस 12 महीने तो नहीं होते हैं ना, कोई उसका पर्टिकुलर 5-6 मंथ का टाइम पीरियड होता है जिसमें उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है या उनकी सॉइंग की जाती है, ठीक है। अगर कोई पर्सन सिर्फ एक ही क्रॉप उगा रहा है तो वो आधा साल ही काम कर पाएगा, आधा साल तो उसके पास करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, हाफ ईयर के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो जिस हाफ ईयर के लिए 5 to 6 मंथ के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहा, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही और भी कई तरह के काम होते हैं, जैसे ब्रिक किलन्स होता है ना, ईंटें बनाने का भट्ठा, वो भी पूरा साल नहीं चलता, तो जब वो बंद पड़ा है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होगी। ऐसे ही जो शुगर केन होता है, शुगर केन पूरे ईयर नहीं उगते, उनका टाइम पीरियड होता है, तो जब वो उनकी खेती नहीं होती, तो जो लोग शुगर केन उगाते हैं उनका जो
काम धंधा है वो सारा बंद हो जाता है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इस सिचुएशन को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, एंड देन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. We will cover these two topics in my next video. So this is all for today. If you like my video, it is understandable to you, like, share and subscribe. Thank you.